Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope everyone is fine there. And today we are going to take the topic mole concept and molar masses of unit number 1, some basic concept of chemistry of class 11th. Okay, and before starting the topic, I want to say you enjoy your approximately 1 month holiday very well and do some study which topics I covered before the summer vacations. Okay, so before starting this topic I just want to say there are some important topics of the of unit 1 which I studied you in the previous content of this unit. Is very important to understand this mole concept and the molar masses. Okay, is that clear? मतलब ये कहने का बेटा कि मैंने अपनी इसी फर्स्ट यूनिट में आपको समर वेकेशन से पहले जो इस यूनिट का जितना पार्ट कराया था उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मोल कंसेप्ट को और मोलर मास को समझने के लिए. तो मैं अभी आप 1 मंथ के बाद अप्रॉक्स आ रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं आपस में. तो मैं आप लोगों को बेटा पहले जो इस हमें आपने अगर देखा हो घर पे स्टडी करी हो तो फर्स्ट यूनिट को एनसीईआरटी की बुक में 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1, 1.1, 1.2 एंड सो ऑन करते हुए 1.10 मतलब 10 पार्ट्स में, जिसके 7 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए थे समर वेकेशन से पहले और बाकी ये 3 रिमेनिंग पार्ट्स का 1.8 टॉपिक है. तो मैं पहले आपको इनिशियली बेटा 5 to 10 मिनट्स में वो पहले रिवाइज करा देता हूँ, केवल टॉपिक्स है ना, जिससे आपको थोड़ा रन थ्रू हो जाए, आप चीज़ें समझ जाएं कि बात कहाँ की चल रही है. और उन 7 टॉपिक्स में से 7 पार्ट्स में से जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा हमें इन चीज़ों को समझने के लिए, आज के टॉपिक को समझने के लिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा, उसको मैं मेंशन कर दूंगा. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम. तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट का जो बेटा पहला पार्ट था 1.1 वो क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ द केमिस्ट्री इन अवर, है ना. केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री इन अवर डेली लाइफ. उसके क्या क्या ब्रांचेस थी, उन ब्रांचेस के हमारी डेली लाइफ में और जो अप्लाई करते हैं हम केमिस्ट्री को डेली लाइफ में, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ओके, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिनका हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है, ये सब हमने पढ़ा था. तो इसका बेटा यहाँ पर कोई ऐसा यूज नहीं है. उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक है वो हमारे पास क्या था, सेकेंड पार्ट 1.2 जो था वो हमारे पास क्या था, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. जैसे मैटर क्या है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस था, उनकी डेफिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. ओके, इज दैट क्लियर? ये सब आप जानते हैं, 9th भी अच्छे से पढ़ाई, मैं इसको पूरा डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा. उसके बेसिस पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास 1.2 वो था पार्ट. इसका भी कोई ऐसा यूज नहीं है. लेकिन जो हमारा थर्ड पार्ट था बेटा, और इसमें सेकेंड पार्ट में हमारे पास मैटर का पूरा क्लासिफिकेशन भी था, जिसमें हमने पढ़ा था, याद करिए, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, है ना, मिक्सचर का होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस. प्योर में आया आपका एलिमेंट, कंपाउंड, ये क्लियर है? ठीक है, एलिमेंट के टाइप आए थे, फिर मेटल, नॉन मेटल, है ना, मेटलाइट्स. कंपाउंड में आया था, है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक. क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलिए तो इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो बेटा हम मैटर को क्या करते हैं कि किसी न किसी मेजरमेंट ऑफ द मैटर था. क्लियर? तो वो मेजरमेंट ऑफ द मैटर क्या था, याद करिए कि जैसे हमारे पास कोई पीस है, मान लीजिए आयरन का, तो उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है ना. तो ये हम लेंथ को मेजर करते थे मीटर में. तो इसकी कई हमारे पास सिस्टम्स थे, जैसे MKS सिस्टम था, एक CGS सिस्टम था, FPS था, है ना, फुट पाउंड सेकेंड. उनको कन्वर्ट किया हुआ फिर किसमें, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में. ये सब हमने पढ़ा था. और हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, याद करिए. उसमें आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो यहाँ काम आएगा बेटा, वो क्या है कि उसमें जो 7th फिजिकल क्वांटिटी थी वो क्या थी, याद करिए, वो थी हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या थी आपकी, मोल. तो ये वही मोल कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर बेटा हमारे पास वही, तो वहां पर हमें एक बेसिक पढ़ाया गया तब कि मोल होता क्या है. तो हमारा कोई भी मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो कितना अमाउंट यूज में आ रहा है, वो उसका मोल है. इज इट क्लियर? तो इसको आज हम टफ में पढ़ेंगे. तो एक तो पॉइंट ये काम आएगा. चलिए 1.3 से आगे बढ़ते हैं 1.4 की तरफ. तो वहां पर हमारे पास क्या था, अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट. तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट क्या था बेटा, आप याद करिए
कि जैसे हम कोई लेंथ मेजर करते हैं या हम कोई टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हम पे उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, जिसके लिए सर्टेन रिजल्ट नहीं आते। तो हमने उसमें याद करिए एक्यूरेसी प्रिसीजन एक था, सिग्निफिकेंट फिगर्स था, साइंटिफिक नोटेशंस थे। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल्स में चीज़ें काम आएंगी, अभी फिलहाल इनका इसमें ऐसा कोई यूज़ नहीं है। इज इट क्लियर? अब हम 1.4 से आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 1.5 टॉपिक था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब हम 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो वो किस हिसाब से आपस में रिएक्शंस करके एक न्यू प्रॉपर्टी के न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसके कुछ लॉ थे। जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में पहला जो लॉ था वो हमारे पास क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ मास, है ना, और एक क्या था, गैलो-सार्क्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। तो ये सारे लॉ मास और वॉल्यूम पे बेस्ड थे। इसके बाद एक लॉ आया बेटा हमारे पास, वो क्या था, एवोगैड्रो लॉ। और एवोगैड्रो लॉ किस पे था याद करिए, वो क्या था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब समझ में आया, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अलग अलग गैसेस के, है ना, इक्वल वॉल्यूम को लें तो उनमें जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उन डिफरेंट गैसेस के सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पर एक चीज ये काम आएगा बेटा इसमें कि आपके पास क्या होता है कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इज इट क्लियर? तो एक बेटा हमारे पास जो दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काम आएगी पुरानी, वो ये वाली चीज है। क्लियर? मतलब एवोगैड्रो लॉ आपको पता होना चाहिए। जब एवोगैड्रो लॉ से आगे बढ़ते हैं तो हमारा 1.6 जो टॉपिक था बेटा, वो हमारे पास क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। वहां आपने क्या बताया, जो कंपाउंड होते हैं मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम या डिफरेंट छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं, और किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एटम कहलाती है। वो पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। और उसके अपनी पॉस्टुलेट्स थे, तो वो अभी इतना यहाँ पे यूज में इसका नहीं है। लेकिन इसके बाद जो काम का है, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था 1.7, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें याद करिए हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमारे पास था एटॉमिक मास, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको मैंने पढ़ाया था 1 ग्राम एटॉमिक मास। तो यही बेटा आज की डेफिनेशंस का मेन पॉइंट, इन्हीं पर आना है। हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास पे आना है, क्लियर, रिलेटिव एटॉमिक मास पे आना है। और इसके बाद क्या था, देखो एटम का एटॉमिक मास होता है और ग्राम एटॉमिक मास। ऐसे जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाया, H2O का मॉलिक्यूल बनाया। तो मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर मास, और उसको जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? तो आज बेटा यहीं पर हमारे पास मेन चीज है, तो वही मोल कंसेप्ट का डेप्थ है, वही मोल कंसेप्ट का रीजन है, ठीक है। तो और हमने उसमें फॉर्मूला मास भी पढ़ाया था, तो वो हम लेंगे। चलिए, तो हमारे पास मोल कंसेप्ट की हम शुरुआत करते हैं बेटा, तो उसी चीज से। तो याद करिए हमारे पास वो चीज क्या आई थी जो हमने एटॉमिक मास की या रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास आप याद करिए, सबसे पहले हमने बेटा किसके बेसिस पर बताया था, हाइड्रोजन के बेसिस पर, कि मास ऑफ दैट एटम, रिलेटिव मास ऑफ एनी एटम, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स। तो मैंने एक्स लिया था, आप याद करेंगे अगर पुरानी वीडियो को देखे, एक्स इंटू क्या है, एक्स टाइम्स, मतलब कितने टाइम्स है उस एलिमेंट एटम का मास, किसके, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। याद है? क्योंकि हाइड्रोजन क्यों लिया था बेटा, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1। तो 1 से कंपैरिजन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, हमें नाइट्रोजन का मास देखना है तो हमारे पास 14 होता है, तो वो 1 का क्या हो गया, 14 टाइम्स हो गया। इज दैट क्लियर? इस तरीके से बताया था आपको, याद आ रहा हो कुछ आपको? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास अब हाइड्रोजन तो सबसे स्मॉलेस्ट था, बाकी सब उससे बड़े हैं, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हाइड्रोजन को फिर रिप्लेस किया गया किससे, ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर, ऊपर में, सरफेस पर, है ना, जो भी हमारे मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स मोस्टली मिलते हैं वो किसकी फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में। तो इसलिए ऑक्सीजन लिया गया। फिर वो भी नहीं हुआ, पाया कि फिर पता चला कि सबसे ज्यादा जो कार्बन होता है वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है, तो फिर कार्बन को लिया गया। लेकिन हमें ये चीज इक्वल रखनी है कि 1 आ जाए, तो उसको करने के लिए हमने क्या किया था, आप याद करिए बेटा, कि हमने कार्बन को लिया और कार्बन में भी एक आइसोटोप लिया, और वो क्या होता है, C12, मतलब मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, ठीक है, और इंटू 1/2, और ये 14 वैसे का वैसे, ये 14 देखो बेटा, इस 1 को रिप्लेस किया गया किससे, इससे। क्यों किया गया? क्योंकि बेटा जो कार्बन का आइसोटोप है C12, ठीक है, उसका मास क्या होता है, एग्जैक्ट 12 होता है। जो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14,
तो उसमें C12 का जो एग्जैक्ट मास है बेटा वो कितना होता है 12, और उसका हमने 1/12 कर दिया, ठीक है, और ये 14 ऐसे हो गया, तो ये भी देखो कट के भी क्या आ जाएगा 1, और इसी को क्या बोलते हैं हम आपको AMU। तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया, मास ऑफ है ना नाइट्रोजन एटम, ये हमारे पास क्या हो गया 14 AMU। तो मैंने वहाँ AMU की डेफिनेशन भी आपको बताई थी, याद करिए यही चीज़ थी, यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है बेटा AMU कहलाती है। ये मैंने अपनी लास्ट जो लेक्चर्स थी, लास्ट 2 वीडियो, उसमें ये सब क्लियर किया था आपको। तो अब आपको चीज़ें क्लियर हुई कुछ पुरानी, क्योंकि आप देखो बेटा इसका यहाँ भी कुछ यूज़ है, हमारा मोल का भी यहाँ पर कुछ यूज़ है। आप याद करिए एवोगैड्रो लॉ में हमने ये भी पढ़ाया था आपको कि जो 1 मोल होता है इक्वल टू 6 पॉइंट, एवोगैड्रो नंबर जिसको बोला गया था Na, और उसको हमने 6.022 इंटू 10⁻23 दिया था। चाहे आप इसको एटम्स बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, बेसिकली पार्टिकल से मतलब होता है, ठीक है नहीं। तो यहीं से चीजें हम इस तरफ आएंगे, ये और ये पूरी चीजें मिलके ये क्या बन जाता है बेटा, मोल कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है नहीं। तो आप इस मोल कॉन्सेप्ट को तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक बेटा आपको ये चीज भी ना पता हो और ये भी ना पता हो, बेसिकली ये ना पता हो। तो ये क्लियर हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये मेन चीज आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन से कंपैरिजन करा, उसका 1 होता है। फिर माइन कार्बन लिया, क्यों लिया, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट कार्बन के साथ मिलते हैं, उसको भी 1 की फॉर्म में करना है, तो उसका एक पूरा कार्बन है लेके उसका आइसोटोप लिया, एक एटम उसका आइसोटोप का जिसका मास 12 था, उसको 12 से डिवाइड किया, तो ये चीज 1 बन गई। 1 मतलब हाइड्रोजन के रिलेट हो गई, और इसी चीज को भाई 1 एटम का एटॉमिक मास यूनिट नंबर मतलब सिंगल एटम का मास, तो ये आपके पास 1 बना, ठीक है। ये AMU कहलाता है आपका, क्लियर है पॉइंट। तो रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटा, किसी भी एलिमेंट का मास कितने टाइम्स है, जैसे ये 14 टाइम्स है किसका, है ना 1 AMU का, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के। इज इट क्लियर। तो ये इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बन गया, ये चीज है यहाँ पर। अब देखो मोल, अब हमें ये बात कैसे पता चली फिर, ठीक है, कि 6 हम किसी भी सब्सटेंस के, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी चीज हो, अगर हम उसके 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का वो एटम में है, तो एटम्स का, जैसे मानो आयरन की शीट है, तो आयरन की शीट में आयरन के एटम्स ही होते हैं केवल, ठीक है। या फिर हम मान लीजिए वाटर ले लें, तो वाटर में क्या H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मानिए वहां पे क्या एक H2O मॉलिक्यूल, दूसरा H2O मॉलिक्यूल, ऐसे बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अगर हम 6.022 है ना इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन ले लें, इतने सारे मॉलिक्यूल्स ले लें, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, 1 मोल ऑफ वाटर कहलाएंगे बेटा, ठीक। और हम यहाँ पर 1 मोल है ना ऑफ आयरन, ये एलिमेंट, तो ये कैसे आएगा, हम इतने सारे एटम्स का, क्योंकि एलिमेंट क्या है, केवल और केवल एटम से मिलकर बना है। तो ये बातें आई कहाँ से बेटा, क्लियर। तो देखो ये एक्सपेरिमेंटल उन लोगों ने क्या किया, और ये नंबर कैसे आया बेस पॉइंट, ये इतना, ये कैसे, इन लोगों के एटम हमें दिखता भी नहीं है, बहुत छोटा होता है, इनिशियली होता है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, तो ये कैसे आया बेटा देखो। तो अब आज हम इसी बात पे फोकस होंगे। तो देखो इन्होंने क्या किया कि ये तो वो एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटॉमिक मास भी हमने पढ़ाया था बेटा, क्लियर। तो आपको याद हो ग्राम एटॉमिक मास हमने आपको क्या पढ़ाया था, ये इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास से ही मोल को रिलेट कर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये तो हमारे पास क्या है, 1 एटम का मास है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, और वो भी किसमें AMU, मतलब ये कितना हो गया आपके पास 14 AMU। अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें 14 ग्राम, तो यही चीज क्या कहलाती है आपकी बेटा, याद करिए ग्राम, है ना, एटॉमिक मास। तो ये ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगी 14 ग्राम। इज इट क्लियर, ठीक है। तो बेटा यहीं पर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये तो बहुत छोटी यूनिट थी, तो जो भी सब्सटेंस था उसका जो भी मास था बेटा AMU में, तो उसको ग्राम में लिया, ठीक है। तब उन्होंने क्या पाया, किसी भी सब्सटेंस के आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लो, मतलब ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लो, और उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए बेटा वो 6.022 आए। वो देखो कैसे आए, अब मैं आपको वो डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो हम उसकी तरफ ही पढ़ते हैं बेटा। देखो ये इस तरीके से आया, जैसे मान लो आपने एक आयरन का पीस लिया, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि आपको यहाँ पे जाता है।
तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एक आयरन का पीस, वो कार्बन का पीस लिया, उस कार्बन के पीस में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमें नहीं पता कितने, और वो हमें दिखते भी नहीं है, क्लियर। तो हमने यहाँ एक काम किया कि जो उसका हमने ग्राम एटॉमिक मास ले लिया, मतलब हमने कार्बन के पीस को वे कर सकते हैं एमयू में नहीं बट ग्राम में। तो उसके 12 कितना भी बड़ा पीस था, मान लीजिए हमने उसको इतना पीस कट कर दिया, ये हटा दिया हमने, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है, और इसको वे करके देखा, ठीक है, तो इसका वेट कितना आया, 12 ग्राम आया, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास आ गया, इतनी चीज के लिए। अब हमें नहीं पता इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक, लेकिन वन एटम का, इसी के जो हमारा एक सिंगल एटम है बेटा कार्बन का, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह बेटा हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे उस टाइम, मतलब उस टाइम कम थे, अब तो और बढ़ गए, एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन उस टाइम जो लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे तो उसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर भी होता था, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके थ्रू है ना, स्पेक्ट्रोमीटर था, उसके थ्रू हम इसका मास पता कर सकते थे। तो बेटा देखो हमारे पास जो मास ऑफ वन है ना एटम ऑफ C12 जो निकल के आया बेटा, वो हमारे पास 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 है ना AMU समथिंग है। आगे पॉइंट समझ में। तो हमारे पास जो वन एटम C12 का मास आया वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बेटा इतना है, क्लियर, ठीक है, C12 का एक का, जिसको हम 12 एग्जैक्ट 12 में भी कर रहे थे बाद में, क्लियर पॉइंट। तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू चीजें हुई हैं, तो हमारे सॉरी इतना ग्राम मैं उसमें गलत कर गया, AMU में तो वो एग्जैक्ट 12 में बेटा, ठीक। तो हमारे पास जब ये चीजें आई तो हमारे पास एक एटम का वेट तो हमारे पास इतना है, और हमारे पास टोटल इस पूरे सब्सटेंस का वेट 12 है। तो बेटा अगर मैं 12 को डिवाइड कर दूं 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 से, तो आप देखो ये अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 2 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आप इससे इसको करोगे डिवाइड, तो आपके पास ये सीधा सीधा 6 पॉइंट कुछ है ना, तो इसको करते हैं तो 6.22 हो जाता है, ठीक है। और ये जब पावर ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो गया, इंटू 10 टू द पावर पॉजिटिव में 23 हो जाएगा। तो देखो हमारे पास टोटल मास इस पीस का इतना है, और उसके एक पार्टिकल का वेट इतना है, तो एक पार्टिकल के वेट से टोटल वेट को डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ है ना एटम्स ऑफ C12, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो पॉइंट समझे आप, मेरा जो मेन पॉइंट है जो फोकस करने वाला वो ये कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 इन 12 ग्राम ऑफ C12। आपने ये C12 का एक पीस है आपके पास, ये किसका पीस है, C12 का, ठीक है। उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो एक एटम का जो है वो इतना है, तो हमने इसको इससे डिवाइड किया, और आप एक हाँ वो ये मैं पहले यहाँ पे AMU मैंने गलत किया क्योंकि वो तो 12 हो जाता है, जब ग्राम में किया तो हमारे पास इतना आया, इज इट क्लियर। तब जाके बेटा ये यूनिट कन्वर्जन है, अब ये कैसे आया कैसे नहीं ये आप अपने बुक्स में भी बाद में देख सकते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट आपके पास ये चीजें हैं। तो आपने टोटल मास को वन एटम के मास से डिवाइड किया, ठीक है, तो आपके पास क्या बनी, भाई ग्राम में ये ग्राम में वो, यूनिट से यूनिट कट गया, तो ये बात आपके पास निकल के क्या आ गया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, क्या एटम्स ऑफ C12। एक चीज ये समझ में आई आपको। चलिए अब बात करते हैं अदर्स का, अब आते हैं हम मोल के लिए। अब हम डेफिनेशन पे जाते हैं, वन मोल, व्हाट इज वन मोल, ठीक है, वन मोल क्या होता है। तो बेटा किसी भी सब्सटेंस का वन मोल क्या होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल या एज सच टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द C12। C12 का ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ये, ठीक है, और इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये, इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक यूनिट बना दी गई, इतने पार्टिकल का कॉम्बिनेशन, तो ये कहलाएगा वन मोल ऑफ C12। तो मोल का रिलेशन किससे हो गया, इससे, भाई C12 के हैं तो C12 हो गया। यहाँ पे आप आयरन के ले लोगे इतने पार्टिकल्स तो वो वन मोल ऑफ आयरन बन जाएगा। आप वहां पे इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के ले लीजिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, तो वो वन मोल ऑफ आपका क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो आगे क्लियर बेटा। तो हमारे पास ये चीज इस तरीके से आई। तो अब हमारे पास आती है वन मोल क्या कहलाएगा, फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन मोल। तो वन मोल देखो, अगर मैं दो चीज, एक मैं बुक की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो बताता हूँ, और एक उसका मीनिंग इलेबोरेट करता हूँ। सिंपल वर्ड्स पहले इलेबोरेशन करता हूँ, फिर उसको एग्जैक्ट वर्ड्स पे जाऊंगा। तो सीधी सी बात है, वन मोल क्या हुआ किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो।
इतने पार्टिकल्स का, इतने एटम्स का, इतने मॉलिक्यूल्स का, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में है तो इतने मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस. जैसे वाटर है ना, 1 मोल ऑफ वाटर, तो वी कैन से 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water is called 1 mole of water. मैं शीट की बात करूं और यहाँ पे केवल एटम्स हैं, क्लियर. या मैंने एक आयरन की, मान लीजिए आपके आयरन की कोई सरिया है, आयरन की शीट है ना, तो मैंने उसको क्या करा, उसके ग्राम एटॉमिक मास ले लिया. ग्राम आयरन का एटॉमिक मास क्या होता है 56 है ना, 56 को ग्राम में ले लिया, वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया. जैसे कार्बन का 12 AMU था, तो मैंने 12 को ग्राम में लिया, इसका ग्राम एटॉमिक मास बना. वैसे आयरन का ही मैंने 56 होता है ना एटॉमिक मास, है ना AMU, मैंने उसको ग्राम में लिया तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया. जैसे ये कार्बन का, तो इसके ग्राम एटॉमिक मास में जितने एटम है, ऐसे किसी भी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज 1 मोल. और वो होते हैं इतने. ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंटल करके देखा. तो ये क्लियर हुआ आपको बेटा. तो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मोल कॉन्सेप्ट ये होता है कोई भी सब्सटेंस जिन एटम से मिलकर बना हुआ है या जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है. क्लियर. वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर है. कोई आयरन की शीट है, वो आयरन के एटम से मिलकर बनी हुई है. किसी से भी बना हुआ एज सच, तो जिससे मिलकर बना है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम अदरवाइज मॉलिक्यूल अदरवाइज आयंस, तो उनके इतने पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन. अगर कोई सब्सटेंस एटम से मिलकर बना है तो इतने सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 मोल. अगर वो मॉलिक्यूल से मिलकर इतने मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अगर वो आयन से मिलकर बना है तो इतने आयंस का कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 मोल ऑफ आयंस. ओके, इज दैट क्लियर. और इसको डिफाइन कैसे किया गया, 1 मोल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इज इक्वल टू बी द ग्राम एटॉमिक वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C12. C12 के ग्राम एटॉमिक वेट में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसके इक्वल किसी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में उतने ही सब्सटेंस होंगे, वो इक्वल होंगे. वो एवोगैड्रो लॉ आपसे कहता है बेटा. आगे पॉइंट समझ में. तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट बना. ठीक है, चलिए. और बाकी कोई प्रॉब्लम आए आप इसके वीडियो के बाद जब देखें तो आप नेक्स्ट में मुझसे क्वेरी भी पूछ सकते हैं. अगर अभी भी कोई दिक्कत तो आप मुझे क्वेरी में पूछ सकते हो. है. चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. वो हमारे क्या है, मोलर मास. ठीक है, चलिए. तो अभी इसमें भी बेटा हमारी कुछ पुरानी चीजें काम आएंगी. चलिए देखते हैं वो क्या है. तो देखो इसमें भी बेटा जो हमारी पुरानी चीजें काम आएंगी, वो भी लास्ट टॉपिक जो 1.7 था वो ही काम आएगा. क्या वहां पे हमने, याद करो आपको क्या पढ़ाया था, है ना, हमने वहां आपको पढ़ाया था एटॉमिक मास, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास. और एक पढ़ाया था हमने ग्राम एटॉमिक मास. क्लियर. एक हमने पढ़ाया था मॉलिक्यूलर मास और एक हमारे पास था ग्राम मॉलिक्यूलर मास. याद है, जैसे वाटर है, वाटर के 1 मॉलिक्यूल का मास कितना था 18 AMU. क्लियर. ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2. इज इट क्लियर. इसी तरीके से मैंने इसी ग्राम एटॉमिक मास को, मतलब 1 मॉलिक्यूल के मास को AMU मैंने करके ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया. क्लियर है पॉइंट. तो यही चीज हमारे पास क्या कहलाती है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2. इज इट क्लियर. अगर बेटा इसी चीज को मैं ये कर दूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल को मैं रिप्लेस कर दूं किससे बेटा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स या 1 मोल ऑफ वाटर. और 1 मोल का मतलब क्या होता है बेटा, है ना. इस 1 मोल का मतलब क्या है, इस 1 मोल का आप याद करो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2.
आप मुझे बताओ ये और ये एक ही बात है कि नहीं, कि भाई वाटर का 1 मोल ऑफ वाटर, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने डिफाइन किया था, अभी 5 मिनट्स पहले नहीं भी होंगे, कि 1 मोल का मीनिंग क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, उस सब्सटेंस का 1 मोल। मतलब 1 मोल ऑफ वाटर का मीनिंग है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और उनका मॉलिक्यूलर मास वो भी किसमें, ग्राम में। आगे, और ये भी क्या चीज होती है, ये हमारे पास 18 ग्राम ही होते हैं, क्योंकि तीनों टर्म बात तो एक ही है। पॉइंट आ गया। जब हमने 1 मॉलिक्यूल का लिया तो वो बेटा, अच्छा सॉरी, ये ग्राम, ये भी उसमें क्या है, हाँ ये ग्राम में आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात कहने की कि 1 मॉलिक्यूल का जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 18, है ना, और उसी के हमने क्या करा बेटा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लिए और वो बन जाता है ग्राम में। आ गया। या मैं इस चीज को हटा ही देता हूं, ग्राम वाली चीज को, है ना, इस चीज को हम हटा देते हैं, है ना। और एक चीज और भी होता है कि ग्राम, है ना, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 मोल, है ना, ऑफ H2O, मास ऑफ H2O। तो 1 मोल ऑफ H2O, ये चीज जो आगे सीधे, ठीक है। और 1 मोल ऑफ H2O को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज कि वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा। तो ये मोलर मास है। तो मोलर मास को मैं सिंपल कह सकता हूं, सिंपल वर्ड्स में, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। और इसी चीज को मैं कैसे और इलेबोरेट कर सकता हूं कि और इन ग्राम, एक मेन चीज क्या बेटा, इन ग्राम, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन ग्राम। तो इसके बाद आपके इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस और इन ग्राम। आ गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, ये डेफिनेशन है हमारे किसकी बेटा, मोलर मास की। इज दैट क्लियर? ठीक है। चलिए, अभी तक की चीज को थोड़ा काफी अगर जंबल हुआ है तो इनको मैं समराइज कर देता हूँ चीज को। हमने बेटा इससे 1.7 एटॉमिक मास पढ़ाया। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास, और वो किसमें होता है, एएमयू में। जैसे मान लो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, है ना, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हमारे पास क्या बन गया, 1 AMU। ठीक है। अब अगर इसी चीज को हम ग्राम में ले लें तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया, और ग्राम एटॉमिक मास ही क्या कहलाया जाता है बेटा, 1 मोल। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसी चीज को चलिए, तो एटम पे हुआ। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल की, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ आपका H2O जो है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, H2O के 1 मॉलिक्यूल का मास क्या है, 18U। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O पे जाएं, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ H2O। मतलब क्या है ना, कि अगर हम इतने 1 मोल को क्या लिख सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O का मास, वो भी किसमें, ग्राम में। सिंपल सी बात बेटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मोलर मास। तो सबसे बड़ी चीज कि वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज 18 AMU। ठीक है। अगर मैं इसी चीज को, सभी चीजों को सिंपल चीज में बिल्कुल करके लिखूं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, सारी चीज को समराइज, है ना, कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, दैट इज 18 AMU। और हम इसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऑफ, वो भी किसका बेटा, H2O का। इतनी बात समझ में आई आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज 18 AMU। और इसी चीज को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अब बात आते हैं हम मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O।
और इसी चीज को क्या बोला जाता है, 1 मोल। ठीक है, चाहे आप ये पूरी लिख दो चाहे ये टर्म लिख दो, 1 मोल। और वो हमारे पास क्या है, 18 ग्राम। अगर हम ग्राम इसको एमयू को हम ग्राम में करके लिखें, यही चीज क्या कहलाती है आपका मोलर मास ऑफ H2O। तो आपको क्लियर हुआ मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 एमयू है और वाटर का मोलर मास जो है 18 ग्राम है। और मोलर मास का मीनिंग क्या है कि मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इज दैट क्लियर? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है नहीं। और बच्चे इन चीजों में बहुत मिस्टेक करते हैं। आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप 18 एमयू समझते हो, तो मतलब आपको तो बस 18 याद रह जाता है बच्चों को, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में कभी 18 एमयू दिया है, कभी 18 ग्राम दिया है, दोनों बहुत अलग बातें हो गई। सोचो कहाँ एक मॉलिक्यूल का मास है जिसको मॉलिक्यूलर मास बोला वो एमयू में, और 18 ग्राम मतलब इस जैसे 6.022 into 10 to the power 23 समझते हो, 10 की पावर 23। संख्या भी याद नहीं होगी आपको, कितने हो गए, बहुत है ना। इतने सारे मॉलिक्यूल्स को मिला दे तो उसका वेट क्या होता है, 18 ग्राम, जिसको आप वे कर सकते हो आसानी से। कितनी अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ मोलर मास और मोल कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर। तो आप इसमें तो कौन सीधी सी बात है, हम मोल चाहे किसी सॉलिड के ले लें चाहे लिक्विड के ले लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आयरन का पीस लेता हूँ, है ना, 1 मोल ऑफ आयरन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आयरन का पीस है, इसमें पार्टिकल टच टू ईच अदर है, तो इसमें भी क्या होगा 6.022 into 10 to the power 23 है ना एटम्स, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम्स ऑफ आयरन, ये चीज होगी। अगर मैं ये कहने लगूँ जी है ना 1 मोल ऑफ H2O, ये क्योंकि ये लिक्विड में हो गया बेटा, थोड़े दूर दूर हो गया, ये लिक्विड हो गया, ठीक है। तो हम इसमें भी यही निकलेगा 6.022 into 10 to the power 23। लेकिन अब ये वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो यहाँ एटम नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इज इट क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस। ये क्या है, ये गैस है ना। तो गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, काफी दूर दूर होते हैं, क्लियर। तो यहां पर भी क्या होगा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। इज इट क्लियर? चाहे सॉलिड सब्सटेंस है, लिक्विड है, चाहे गैस है, और ये सभी क्या कहलाता है इसका 1 मोल। ये कहलाएगा 1 मोल ऑफ Fe, ये कहलाएगा आपका 1 मोल ऑफ आपका H2O। अच्छा मैंने आगे लिख रखा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, मैंने आगे लिख रखा है, ठीक है। तो ये सब आपके 1 मोल कहलाएंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से तो ये आपकी चीजें हैं। बाकी स्मॉल कॉन्सेप्ट पे बेटा हमारे बहुत न्यूमेरिकल रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में बेटा। आप सोचिए ये इसी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, जिसमें मोल, मोलैरिटी, परसेंटेज, कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ आएंगे। उन सब में भी ये मोल यूज में आएगा। आप इवन स्टेट ऑफ मैटर में जाइए, आप सॉलिड स्टेट में जाइए, आप इक्विलिब्रियम में जाइए, है ना, आप +2 के चैप्टर्स में जाइए, मोल आपको बार बार सताएगा मतलब अगर देखो आप समझ में आ गया होगा, आपको इजी है तो आप इसके बेसिस पे सवाल यूज कर लोगे, क्योंकि उन सबके सवाल इसके बिना आपको सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 18 ग्राम और 18 एमयू में क्या डिफरेंस है वाटर के केस में, ठीक है। ये वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है और ये वाटर के बेटा 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास है। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, तब इसमें कुछ एक एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका एक टॉपिक है, पहले इसके कराते हैं, फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट के स्टिक्योमेट्री के न्यूमेरिकल होते हैं, फिर वो लेंगे। इज इट क्लियर? ओके, मतलब